अगर आपका गंडमूल में भी पैदा बच्चा हो रहा है और वो किसी पर भारी पड़ रहा है, तो ये समझ लो कि भैया इस नक्षत्र का ये चरण चुनने का भी इसकी पास्ट लाइफ का एक आधार था, जिसके कारण आज ये भारी पड़ रहा है या आज इसको राजा जैसा जीवन मिल रहा है। अगर किसी का पुष्य नक्षत्र के अंदर जन्म होता है तो वो व्यक्ति बहुत लकी होता है। अगर शनि के नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो व्यक्ति कर्मठ बनेगा, ब्लंट बनेगा, बोलना जानेगा, सही और गलत का निर्णय लेना जानेगा। लेकिन यहीं पर अगर वो शनि पाप पीड़ित है या शनि खराब है, आपका अच्छी राशियों में नहीं है या दृष्ट नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। कैसी दिक्कत आएगी? शनि यहाँ पर आपको क्या करेंगे, शनि के जितने भी नक्षत्र हैं उसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे, आपको मेहनत ज़्यादा कराएंगे, गरीबी दे देंगे, दुख दे देंगे। तो ऐसे कौन कौन से नक्षत्र हैं जो पैदा ही महाधनी बनने के लिए हुए हैं? अश्विनी नक्षत्र में पैदा होंगे तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। हालांकि ये गंडमूल का नक्षत्र है लेकिन ये फर्स्ट नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र में व्यक्ति के अंदर ये खूबी होती है, वो किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बाहर लाने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। मेरी नज़र में धनी वो है जिसके पास स्वास्थ्य भी है, जिसके पास रिश्ते भी हैं, जिसके पास धन तो है ही है, उसके अलावा सुख, शांति और समृद्धि। जब ये सब मिलते हैं तब व्यक्ति असलियत में धनी होता है। और धनिष्ठा नक्षत्र वाले की ये पांचों चीज़ें बहुत बैलेंस्ड होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास्ट कर्मास ऐसे होते हैं जिसके कारण आ रही दशा आपके कर्मों को पलट रही होती है। कई लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कई लोगों के बहुत अच्छे बन जाते हैं, जो रैंडम, कई के रिश्ते बहुत 18 साल, 12 साल, 9 साल होते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। तो क्या जो रिश्ते लॉन्ग टर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं क्या, और कुछ नक्षत्र भी उनके जिम्मेदार होते हैं? नक्षत्र बहुत ज़्यादा ये तय करते हैं कि आने वाली संतान कैसी होगी और कब होगी। एक IVF कराने जा रहे हैं ना आप, तो मेल का और फीमेल के दोनों के नक्षत्रों का मिलान करके आप ये बता सकते हैं कि ये IVF कौन से नक्षत्र में करना चाहिए, जो फेल होगा या पास होगा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये उन सभी लोगों के लिए है जिनकी शिकायत होती है अपनी ज़िंदगी से, खुद से। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा नक्षत्र है जो आपका भाग्य तय करेगा, वो कौन से लकी नक्षत्र हैं जो आपकी किस्मत को बस अब बदलने वाले हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें बिना कुछ मांगे सब कुछ बहुत ही आसानी से मिल जाता है, कहीं आप तो नहीं हैं उनमें से एक, अगर आप इस धरती पर महाधनी पैदा होने के लिए बने हैं, तो वो कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बस अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जानना चाहते हैं ना कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, आप तो सब तरह से सही हैं, पर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। शायद आपके रिश्ते बच सकते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाली के साथ जा सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस गेस्ट ने यहाँ पे बताया है कि कुंडली के आधार पर नहीं, यदि आपके रिश्ते में कुछ परेशानियाँ हैं तो नक्षत्रों का क्या खेल होता है, आप ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके नक्षत्र ही आपके भाग्य को बनाते हैं और आपके नक्षत्र ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं या फिर आपके बच्चे हैं घर में, आप जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है और आगे आने वाला भविष्य उसका कैसा होगा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। हमने ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट सभी पॉडकास्टों से कुछ अलग है, क्योंकि मैंने जो इस पॉडकास्ट में जाना और जो मुझे पर्सनली फील हुआ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप भी इस चीज़ को फील करें और देखें। यकीनन इसके बाद आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा और आप हमें खुद कमेंट करके बोलेंगे कि वाकई ये पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल था। और इन सभी पे बात करने के लिए हमारे पास जो गेस्ट हैं वो पहली बार हमसे रूबरू हो रही हैं, जिनका नाम है, जो कि काफ़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, आपने इनके वीडियोस भी बहुत बार देखे होंगे, एस्ट्रो वसुधा शर्मा जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ वसुधा जी। जय माता दी। जय माता दी। आज का जो पॉडकास्ट है मैंने उन सभी दर्शकों के लिए चूज़ किया है जो हमें हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप इस टॉपिक पर एक पॉडकास्ट ज़रूर लेकर आएँ।
तो मुझे लगता है कि इससे बेस्ट और इससे बेहतर आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। ऐसा कहते हैं ना कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हम अपने भाग्य को साथ में लेकर आते हैं, जी पर आपके नक्षत्र वो पावर है जो आपकी दिशा को तय करते हैं। तो क्या कुछ लोग नक्षत्र की वजह से ही काफ़ी भाग्यशाली पैदा होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारा हॉरोस्कोप है वो एक ब्लूप्रिंट है हमारे पास्ट कर्मास का, राइट। हमने जो जो पास्ट लाइफ में किया उसके अकॉर्डिंग एक मैप बना कि भाई ये आपने बीज बोए और आगे की जर्नी में आपको ये फसल काटनी है। अब उसमें सबसे पहली जो चीज होती है वो आता है आपके जन्म का नक्षत्र। क्योंकि लोग कहते हैं मेरी ये राशि है, मेरा ये नंबर है, मेरा ये ग्रह उच्च का है, मेरा ये राजयोग है। लेकिन अगर बच्चा जब सबसे पहले पैदा होता है तो उससे पहले सबसे पहले ये देखा जाता है भाई इसके कौन से पाए हैं। ठीक है, लोहे के पाए पे आया है, चांदी पे आया है, सोने के पाए पे आया है। सबसे पहला सवाल है नाम रखने से भी पहले। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जिसे हम कहें कि कई बार ब्राह्मण्स में, बनियास में ये चीज़ सबसे पहले चेक की जाती है। दूसरी चीज, जब उसका जन्म होता है दूसरी चीज देखते हैं भाई इसका नक्षत्र देख लो, कहीं गंडमूल में तो पैदा नहीं हुआ, गंडांत में तो पैदा नहीं हुआ। दूसरा सवाल, क्योंकि ये दो चीज ही निर्भर करेंगी कि उसका नाम कब रखा जाएगा। और वो कौन डिसाइड करेगा? आपके चंद्रमा का नक्षत्र। अब उस एक पैदा होने वाले नक्षत्र को पकड़कर ही आगे 120 साल की महादशा तैयार होती है कैलकुलेशन वाइज, कि आपने इस नक्षत्र में इतने समय पर जन्म लिया, ये नक्षत्र की घड़ी यानी कि एक राशि में ये नक्षत्र इतनी देर रहेगा, तो पूरी एक कैलकुलेशन आपकी तैयार होगी जिससे आपकी विषुवंतरी दशा भी बनेगी, जिससे अंतरदशा भी बनेगी, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इन सब का बनना उस नक्षत्र पर डिपेंड है। अब जब बच्चे का जन्म होता है हम नक्षत्र देख लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं मैंने ऐसे केस देखे, मेरी प्रैक्टिस में जो आया वहां पर लोगों के ग्रह बहुत अच्छे थे, लेकिन जो उस पर्टिकुलर नक्षत्र के अंदर वो ग्रह पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं घर पे आई बारात भी 2 दिन पहले कैंसिल हो गई। मतलब शादी होने वाली है और कुछ पत्री में दिखाई नहीं दे रहा कि ऐसा क्यों हुआ। उस समय उसका नक्षत्र जो था वो इतना खराब था कि मैरिज ब्रेक हो गई। तो शायद यही वजह है जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, देखो नक्षत्र देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एक नक्षत्र है ना, मैं अगर कुंडली की रचना की बात करूं तो आपका जो नक्षत्र लॉर्ड आपको मिला है, चंद्रमा के नक्षत्र की बात नहीं कर रहे हम, हॉरोस्कोप में आपके लगन नक्षत्र की, आपके 5th हाउस की, आपके 9th हाउस की, इसकी जो कैलकुलेशन चलती है अगर हम देखें तो नक्षत्र की जो तालिका होती है वो होती है केशु, सूचा, मरा, गुष्पू। सबसे पहले केतु की, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की। इस तरीके से ये सिलेबरेट चलता है हर एक नक्षत्र का। तो अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे ना तो 30 डिग्री एक राशि के, ठीक है, तो जो 1st हाउस में आपके नक्षत्र लॉर्ड है वही नक्षत्र लॉर्ड आपके 5th हाउस का भी होगा, और वही उस कैलकुलेशन पे आपके भाग्य के स्वामी भी होंगे, ग्रह के स्वामी भी होंगे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर नक्षत्र के जो देव ग्रह हैं उनके ऊपर भी आपका पूरा भाग्य निर्भर करता है। क्योंकि पहला आप असेंडेंट, आपकी लग्न, आपका शरीर, आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व, आपकी आत्मशक्ति। 5वां आपके चैलेंजेस, आपकी परीक्षा, आपका पेट, आपकी संतान, आपकी पढ़ाई, ये आ गया 5th हाउस। और फिर आ गया 9th हाउस, आपका भाग्य भाव, आपके पिता, आपको लाइफ में क्या मिलना है, आपका क्या धर्म होना है। ये सारी चीजें एक नक्षत्र के ग्रह पर डिपेंड कर रही हैं आपकी। तो लोग तो कहते हैं ना मैंने ये मना लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने वो कर लिया। अरे भाई, केवल अपने नक्षत्र के देवता को, नक्षत्र के राशि स्वामी को अगर आप पकड़ लेंगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। क्यों? जैसे ही जन्म लिए हो उसके बाद में शिक्षा भी करोगे, 5th हाउस से चैलेंजेस आ जाएंगे, और साथ ही साथ जब सारी मेहनत कर रहे हो तो भाग्य भी तो चाहिए, वो आपका 9th हाउस है। तो एक नक्षत्र लॉर्ड जो है वो आपको सब जगह तैयार कर सकता है।
अब इसमें भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई 27 नक्षत्र हैं। हाँ। अब इन नक्षत्रों के अलग अलग चरण भी हैं। कोई एक जो नक्षत्र है, किसी के 4 चरण एक में आ रहे हैं, क्योंकि पूरा जो नक्षत्र बनेगा वो बनेगा 9 नक्षत्रों से, एक राशि बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी एक राशि तैयार होगी, तो किसी में तो 4 पूरी आ जाएंगी और किसी में किसी का एक नक्षत्र आएगा, किसी में डिवाइड होके 2-2 नक्षत्र अलग अलग आएंगे, तो ऐसा भी हो जाता है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो व्यक्ति को रिजल्ट्स मिलते हैं वो मिले जुले मिलेंगे। वो आपको दोनों को देखना पड़ेगा कि भाई पहले ही चरण में हूं मैं या दूसरे चरण में हूं। अब जैसे अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र कहते हैं गंडमूल में आता है, तो इसमें भी गंडमूल में भी जो दूसरा चरण आएगा वो कहेंगे व्यक्ति राजा के समान जीवन जिएगा। अब एक चरण के अंदर पिता को भारी होगा, एक चरण के अंदर घर वालों को भारी होगा। बहुत से लोग दिखाते हैं ना, देख लो भाई जब से बच्चा पैदा हुआ इसके मामा को दिक्कत आ रही है, इसके ननिहाल में दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें उसमें दिखाती हैं। और वो क्यों दिखाती है कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का इस रिलेशन के साथ गड़बड़ रही, तो वो आते ही सबसे पहले उसने उसको कनेक्ट किया, उसको फुलफिल किया। अगर आपका गंडमूल में भी पैदा बच्चा हो रहा है और वो किसी पर भारी पड़ रहा है, तो ये समझ लो कि भैया इस नक्षत्र का ये चरण चुनने का भी इसकी पास्ट लाइफ का एक आधार था, जिसके कारण आज ये भारी पड़ रहा है या आज इसको राजा जैसा जीवन मिल रहा है। अब नक्षत्र में भी जैसा आपने क्वेश्चन किया था कि कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं कि बेस्ट होते हैं लोगों के लिए, तो हाँ सच में ऐसा होता है कि जिन पर ईश्वरीय कृपा होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं बेस्ट ऑफ द बेस्ट, पुष्य नक्षत्र कहते हैं, बड़ी रील्स भी आती है, बड़ा कुछ होता है कि आज रवि पुष्य नक्षत्र है, आज गुरु पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र का मतलब होता है पोषण करना, किसी चीज को नरिश करना। अगर किसी का पुष्य नक्षत्र के अंदर जन्म होता है तो वो व्यक्ति बहुत लकी होता है। कैसे लकी होगा? वो दूसरों की को हमेशा ध्यान रखेगा, वो दूसरों की केयर करेगा। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि पुष्य नक्षत्र में भी आपको अलग अलग 3 चीजें मिल गई। एक तो आपका नक्षत्र स्वामी हो गया, दूसरा आपने पकड़ ली इसकी नक्षत्र की राशि। अब पुष्य नक्षत्र के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि यहाँ पर कभी भी आपकी इच्छाओं की आपको ये लगेगा कि नहीं, आई कैन डू मच बेटर देन दिस। मुझे अब एक बात हम करें कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिन्हें परफेक्शन की आदत होती है, हाँ। उनका जन्म होता है पुष्य नक्षत्र में कि नहीं अभी और बेटर, अभी और जानना है, अभी और डीपर तक जाना है। मैं इस कार्य को तब तक संपूर्ण नहीं समझूंगा जब तक मैं इसके डीप तक नहीं पहुंच जाऊंगा, सेटिस्फाइड नहीं होते जल्दी, सेटिस्फाइड नहीं हो जाऊंगा। और यही उनका जो नेचर है, यही उनको आगे बढ़ाने के काम आता है। लेकिन कई बार जब ये नक्षत्र पीड़ित है या इस नक्षत्र के साथ में कोई पाप ग्रह है या पाप ग्रहों की दृष्टि है या फिर किसी ऐसी राशि के अंदर, मतलब किसी भी तरीके से अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे, ये सही समय आने का ही इंतजार करते रहेंगे। ये और बेटर करूंगा, ये और बेटर करूंगा, लेकिन होगा क्या कि वो समय निकल जाएगा, वो अपॉर्चुनिटी को गवा देते हैं कई बार बहुत बेस्ट बनने की इच्छा में। तो जो कई लोग कहते हैं ना कि आपका नक्षत्र आपके कर्म बदल सकता है, हाँ। तो जो आपने भोगा है वो आपको भोगना ही है, जो आप लेकर आए हो। नहीं, देखिए कर्म आपके बदल सकता है। आपको अगर मैंने ये कह दिया कि भाई आपका पुष्य नक्षत्र है, आप तो बहुत लकी हो, आप सब चीज को डीप से जानोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन ऐसे में व्यक्ति क्या होता है, अहंकार में भी आ जाता है कि ठीक है मैं तो लकी पैदा हुआ हूं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाई कर्मों के लेखों से ही किस्मत बनेगी। आपको सही समय पर उस कार्य को करना भी होगा, आपको पर्टिकुलर टाइम पे उसको कंप्लीट भी करना होगा। पुष्य नक्षत्र मिलने के बावजूद भी आपको इस कमी को पूरा करने की आवश्यकता है, क्योंकि डीप नॉलेज पाना चाहते हैं। गुरु मेहनत मांग रहे हैं, मेहनत मांग रहे हैं आपकी।
तो उसके लिए आपको सही समय का चयन करना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों का भी पुष्य नक्षत्र है, ठीक है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी भी अपने काम को इतना डिले मत कीजिए, अपने आप को परफेक्शन लेकर आइए, लेकिन एक निश्चित समय तक। कहते हैं ना कि पढ़ाई करना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ और काम भी उसके साथ साथ समय पर कर दिए जाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, अन्यथा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। तो सही समय का इन लोगों को चयन जरूर करना चाहिए। अगला नक्षत्र जो मेरा प्रिय नक्षत्र भी है और भगवान श्री कृष्ण का नक्षत्र भी है, जिसे हम कहते हैं रोहिणी नक्षत्र, जिसकी राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ यानी कि बैल। अब बैल क्या करता है? बैल मेहनत बहुत करता है, अंत मेहनत करता है, लेकिन इस नक्षत्र वाले से आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकते। दूसरी चीज, ब्रह्मा जी इसके रचयिता हैं, इसके जो स्वामी हैं वो ब्रह्मा को माना गया, और ब्रह्मा जी ने जब सारे नक्षत्रों की रचना की तो रोहिणी इतनी सुंदर बनाया, रोहिणी नक्षत्र को उन्होंने इतनी सुंदर रचना थी कि कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी के मन में ये मैल आ गया कि नहीं, ये इतनी सुंदर है, मैं इनसे विवाह कर लूंगा। अब क्योंकि उनकी रचना करी तो ब्रह्मा पिता हो गए। हाँ। तो उनके मन में जो ये मलिनता आई, इसी से उनका एक शिव शीश ने, किंवदंतियों से हमें पता लगता है कि शिव ने उनके एक शीश को हटा दिया था। अब दूसरा, जैसे मैंने कहा वृषभ राशि, तो यहाँ पर शुक्र की भी खूबियां देखने को मिलेंगी। अब शुक्र की जब खूबियां देखने को मिलेंगी तो व्यक्ति के पास में ऐश्वर्य भी होगा। और सबसे बेस्ट बात रोहिणी नक्षत्र वालों की एक होती है कि ये मल्टीटास्किंग होते हैं। श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण थे। जैसे श्री राम भगवान ने सिर्फ मर्यादा में रहना सिखाया ना, श्री कृष्ण ने झूठ बोलना भी सिखाया। अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा, वो अश्वत्थामा ऋषि नहीं थे, वो घोड़े का नाम अश्वत्थामा था। उन्होंने गलत नहीं बोला, लेकिन झूठ नहीं बोला, उन्होंने मैन्युपुलेट करना सिखाया। तो रोहिणी नक्षत्र वालों के अंदर ये पावर होती है कि किस समय किस चीज को कैसे परोस के देना है, यानी कि आपकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसी होगी कि सामने वाला अट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो इनके पास बहुत अच्छी कला होती है। तीसरी चीज, अगर रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप कला के बड़े प्रेमी रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा को सबसे ज्यादा जो प्रेम था वो अपनी पत्नी रोहिणी से ही था। और यहां पर सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं ये लोग। इमोशंस, प्यार के जरिए ही इन लोगों को जीता जा सकता है। क्योंकि अगर देखें वृषभ राशि, जबरदस्ती कोई काम नहीं कराओगे, कहां से काम कराओगे? इमोशनली ब्लैकमेल करके। बहुत सारी मम्मियां ऐसी होती है ना, अगर उनको ये पता है कि हाँ भाई मेरे बच्चे का नक्षत्र रोहिणी है तो जाग जाओ, इमोशनली धीरे धीरे करके अपने प्यार में लेके अपने बच्चे से कुछ भी काम करा सकते हो। चाहे बच्चे से, चाहे पार्टनर से, बहुत सारे रिश्ते इससे संभल सकते हैं। ऐसे लोग बहुत एक्सप्रेशंस मांगते हैं, आपको चीज़ों को बड़ा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके। जिन लोगों की लाइफ में मैं कहूँ कि अगर मैरिटल लाइफ में भी दिक्कत चल रही है और सामने वाले का नक्षत्र रोहिणी है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आपकी प्रेजेंटेशन में कमी है, आप चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, तब भी ये दिक्कत आती है। तो अगर सामने वाले अपोनेंट का रोहिणी नक्षत्र है तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो उसके अंदर, और आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यहीं ये पाप पीड़ित हो गया, खराब हो गया, या पाप ग्रहों से दृष्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत हार्ड हार्टेड बन जाते हैं। अब एक नक्षत्र है, एक ग्रह है। मंगल जिसका अच्छा होगा वो अच्छा सर्जन भी बन सकता है, और मंगल जिसका अच्छा होगा वो चोर बन के चाकू भी मार सकता है। अब कैसे? डेयरिंग तो काटने की आई ना। हाँ। ठीक है ना। तो एक प्लेनेट के अंदर वही खूबी है। अब कैसी है वो, कहाँ बैठा है, कैसे ग्रह उसको देख रहे हैं, उस समय गोचर क्या है, पाप ग्रह चल रहे हैं, तो वो जब इन सारी चीजों को एक साथ मिलाया जाता है ना, तब जाके एक प्रॉपर प्रिडिक्शन और एक प्रॉपर ग्रह के बारे में आपको पता चलता है। खाली ये कह देना कि नहीं
खाली चंद्रमा का ये नक्षत्र होगा, भाई कई बार चंद्रमा इस अवस्था में व्यक्ति को कठोर भी बना देता है, आपके इमोशंस को इतना हार्ड कर देता है, आपके और ग्रह इतने खराब हैं कि आपको इतना ज्यादा हर्ट हुआ है, आपके इमोशंस, आपकी फाइनेंशियल चीजों को लेके आपको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड हार्टेड हो गए, तो वो चीजें भी देखी जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आपका ऐसे नक्षत्रों में जन्म होता है, नक्षत्र तो देखिए 27 है, हर नक्षत्र में कुछ ना कुछ खूबी है और कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन अगर हम बात करें कि आप अच्छे नक्षत्रों में जन्म लेते हैं तो जो नक्षत्र, अगर हम कहें कि आप गुरु के नक्षत्र में जन्म लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मेंटर बनते हैं। बृहस्पति देव के जो भी नक्षत्र में आप जन्म लेते हैं, आप किसी को अच्छी सीख दे सकते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मैं की भावना भी बहुत अधिक आ जाती है। अगर शनि के नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो व्यक्ति कर्मठ बनेगा, ब्लंट बनेगा, बोलना जानेगा, सही और गलत का निर्णय लेना जानेगा, लेकिन यहीं पर अगर वो शनि पाप पीड़ित है या शनि खराब है, आपका अच्छी राशियों में नहीं है या दृष्ट नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। कैसी दिक्कत आएगी? शनि यहाँ पर आपको क्या करेंगे, शनि के जितने भी नक्षत्र हैं उसके अंदर आपको क्या प्रॉब्लम करना शुरू कर देंगे, आपको मेहनत ज़्यादा कराएंगे, गरीबी दे देंगे, दुख दे देंगे, शरीर अंग भंग कर देंगे, क्योंकि शनि का देखा जाए 2.5 चाल चलते हैं ना, 2.5 देखा जाता है, शनि का जो समय देखा जाता है वो 2.5 वर्ष का है, और शनि चलते हैं। तो शनि क्यों चलते हैं? क्योंकि उनकी एक टांग जो है वो आधी है। हम सभी की शिकायत होती है, फिर हम ना सोचते भी हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ मेहनत नहीं करते बट उन्हें सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ऐसे कौन कौन से नक्षत्र हैं जो पैदा ही महाधनी बनने के लिए हुए हैं? देखिए, हर किसी के लाइफ में जो आपको मिल रहा है वो आपके पास्ट कर्मास हैं, राइट? अब इन पास्ट कर्मास के अनुसार अगर हम देखें तो एक साथ पैदा होने वाले 2 बच्चे जिनका नक्षत्र तो एक है लेकिन सब लॉट चेंज हो गए, जिसे हम बोलते हैं कृष्ण मूर्ति पद्धति, ठीक है? तो यहाँ पर जब ये चीजें चेंज होती हैं तब भी चेंजेस आते हैं, लेकिन आपने मुझे कहा कि कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें व्यक्ति पैदा हो, तो देखिए अगर आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा होंगे तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है? हालांकि ये गंडमूल का नक्षत्र है लेकिन ये फर्स्ट नक्षत्र होता है, और इस नक्षत्र में व्यक्ति के अंदर ये खूबी होती है, वो किसी भी परिस्थिति से अपने आप को बाहर लाने के लिए हमेशा एक्टिव रहता है। ये माँ की गर्भ का या हम कहें नक्षत्र की वो शुरुआत है कि आप इसको किसी भी परिस्थिति में लेकर आइए, छटपटाता हुआ ये बाहर ही आ जाएगा, और जब व्यक्ति मेहनत करता है या किसी भी कार्य को करता है तो उसको सक्सेस मिलती है। तो एक चरण ये मेहनत का पहले से कंप्लीट करके आ गया, अब यहाँ आकर सिर्फ उसको काटना है। ऐसे लोग बहुत अच्छे, अगर हम देखें तो इन लोगों के पास में किसी की हीलिंग पावर बहुत अच्छी होती है अगर आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है। अगले नक्षत्र की बात करें तो अगला नक्षत्र जो होता है वो है धनिष्ठा नक्षत्र, धन जमा निष्ठा। ये पहले से ही धन का नक्षत्र हम इसे मानते हैं कि इसमें मंगल की एनर्जी होती है, मास की एनर्जी होती है। अगर हम देखें तो इस एक नक्षत्र के अंदर अष्टवसु इसके देवता हैं। अब आप कहेंगे अष्टवसु कैसे? वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्व, एक आपका इसके अंदर मिलते हैं सूर्य, एक मिलते हैं चंद्रमा, और एक साथ में मिलती हैं आभास जिसे हम आकाश मंडल कहते हैं। जब ये अष्ट वसु की एक, जिसे कहते हैं ना कि टीम तैयार होती है, तब धनिष्ठा नक्षत्र मिलता है। और ऐसे लोग बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, इनको धन को संभालना भी आता है, इनको इमोशंस को, कि अब आप मुझे ये कहेंगे ना कि धनी पैदा होना, मेरी नजर में धनी वो नहीं जिसके पास धन है, मेरी नजर में धनी वो है जिसके पास स्वास्थ्य भी है, जिसके पास रिश्ते भी हैं, जिसके पास धन तो है ही है, उसके अलावा सुख, शांति और समृद्धि। जब ये सब मिलते हैं तब व्यक्ति असलियत में धनी होता है। और धनिष्ठा नक्षत्र वाले की ये 5 चीजें बहुत बैलेंस्ड होती हैं। उसे पता है मुझे कब किसको कितना स्पेस देना है, किसके ऊपर मुझे गुस्सा करना है, किसको
को सूर्य की तरह किसका मुझे आत्मबल बढ़ाना है, कब मुझे कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी है, कब मुझे मून की तरह चंद्रमा को देखकर, कब मुझे इमोशंस से काम लेना है। एक अच्छा जो मेंटर कहिए या एक अच्छा बॉस कहिए, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम निकलवाना जान रहा है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर 50 लोगों का स्टाफ है तो उन 50 लोगों को हैंडल करने के लिए उसके पास 50 टैक्टिस होने चाहिए। वो 50 के 50 टैक्टिस आपको धनिष्ठा नक्षत्र वाले में देखने को मिल जाएंगे। वाह। और अगर मान लीजिए कि अगर किसी का नक्षत्र बहुत मजबूत है लेकिन उसके कर्म खराब हैं, तो क्या किस्मत साथ देगी उसका? नहीं, देखिए नक्षत्रों ने केवल एक गणना करी आपका जन्म हुआ, लेकिन अब बाकी का जो काम है ना वो आगे आपकी दशाएं कर रही हैं। लोग कहते हैं जब आप पत्री दिखाओगे, भाई इसके ग्रह तो बहुत बढ़िया हैं लेकिन अभी दशा ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, अब हर व्यक्ति की लाइफ का एक पड़ाव होता है। जब उसका नक्षत्र में जन्म हुआ, जन्म के समय उसे जो ग्रह राशि मिली या जो उसको दशा मिली वो उस समय के अनुरूप है। राइट, अगर किसी को बचपन में ही राहु की दशा मिली, अब राहु क्या काम करेगा, भटकाने का काम करेगा। भाई उसको राहु की दशा का लास्ट पहर मिल गया, थोड़ी थोड़ी परेशानियां आई, लेकिन जो उसकी कुंडली में राहु खराब था या जो भटकने का समय था वो तो उसका निकल चुका ना। अब वो तो उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास्ट कर्मास ऐसे होते हैं जिसके कारण आ रही दशा आपके कर्मों को पलट रही होती है। कहते हैं ना कि जैसे व्यक्ति की बुद्धि चलती है उसके काम वैसे ही हो जाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब काल कौन सा है, आपकी दशा बदली। जैसे ही दशा बदली आपके कर्म बदल गए। तो नक्षत्र कितना भी अच्छा था, रावण अगर देखा जाए तो बहुत ब्राह्मण विद्वान थे, ऋषि की संतान थे, माता ही तो उनकी आसुरी उसमें थी, लेकिन पिता जो थे वो तो उनके ऋषि ही थे, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। लेकिन उनके कर्म कैसे थे, उन्होंने अपने कर्मों को इसके अनुसार करा कि कहीं ना कहीं उनको रावण बना दिया। अगर हम देखें तो विभीषण भी उन्हीं के भाई थे, उन्होंने सदैव राम राम जपा। उनका जो कर्म था, जन्म आपको केवल उस नक्षत्र में मिला है, लेकिन कर्म करने के लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, इस मानव योनि में भेजा है। और जो आपकी दशा अंतरदशा चलेगी वो ये भी डिसाइड कर देगी कि भाई आपको 4 लोग मिलेंगे, इन 4 में 2 आपके लिए सही हैं, 2 आपके लिए गलत हैं। आप किसको चुन रहे हैं वो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। कई बार ऐसा होता है हमें अचानक ही ऐसे लोग मिल जाते हैं कि हमारी जिंदगी की राह पलट जाती है। अब वो कैसे पलटती है, पहले आपकी कोई और दशा चल रही थी, आपको किसी का संग मिला, आपको पता भी नहीं है कि कब आपकी दशा चेंज हुई, उस दशा के ऑरा से मिलने वाले लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो गए। उन्होंने क्या करा, आपके कर्मों को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। जैसी व्यक्ति की दशा होती है, जैसे उसके ग्रह नक्षत्र होते हैं, वैसे उसके चेहरे पे आभा आनी शुरू हो जाती है, उसके चेहरे पे उसका रंग दिखना शुरू हो जाता है। जब शनि की दशा चलती है, आपने देखा होगा हल्का हल्का लोग ना सांवला रंग बदलने शुरू हो जाते हैं। अब शनि मेहनत भी करा रहा है, उसको तकलीफ भी देगा। शनि का चाहे नक्षत्र आए तब भी उसको ये, अब जैसे मैंने एक बात करी कि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें काम के अनुसार मिलेंगी, तो अगर आप आज काम गलत करोगे ना तो आपका नक्षत्र भी आपका साथ नहीं देगा। इसीलिए कहा गया है कि आपके कर्म, आपकी कुंडली, आपके ग्रह, आपके नक्षत्र, यहाँ तक कि आपकी हाथ की रेखाएं भी बदल जाती हैं आपके कर्मों के अनुसार। अब ज्योतिष की विद्या भगवान ने क्यों बनाई, गणेश जी ने लिखा ना, महर्षि पराशर ने लिखा ना ज्योतिष को, क्यों बनाई, ताकि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपका मार्गदर्शन करे कि भाई ये तो वो ब्लूप्रिंट है जो पास्ट में कराए आप, इसके अनुसार आपको ये दुख भोगने हैं, लेकिन ये आपने तय करना है आज के कर्म करके कि आप इन दुख
दुखों को भोगोगे या नहीं करोगे, भोगोगे। अब वो कैसे करोगे, वो मंत्र जाप बता रहा है। अब आपको पहले ही पता है कि सामने आने वाली मेरी दशा बहुत खराब है, ये प्लेनेट मुझे ये असर देने वाला है, या ये नक्षत्र मेरा खराब है, मैं इस खराब, अब कोई व्यतिपात में शुरू कर रहा है। नक्षत्र भी लिखे होते हैं ना कि मेरे जन्म से तीसरा नक्षत्र तो नहीं है, शेम नक्षत्र तो नहीं है, प्रत्यारी तो नहीं है, ठीक है। अगर आपने गलत नक्षत्र में भी चीजों को शुरू करा है, काम को शुरू करा है, तो भी आपका जो काम है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में ये करो, रोहिणी नक्षत्र में ये करो, पैसा कौन से नक्षत्र में देना है, किसी से डील कौन से नक्षत्र में करनी है, मंगल के नक्षत्र में हमने भूमि खरीदनी है, कौन से नक्षत्र में हमने चुनाव के लिए पर्चा भरना है, तो ये सब नक्षत्र पे निर्धारित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी जल्दी फ्रीक्वेंसी से बदल रहे हैं। आप उस टाइम पे अगर वो काम करेंगे जो आपके जन्म के लिए फेवरेबल है, जन्म नक्षत्र के अनुसार, तो वो आपको सक्सेस दिलाएगा। लेकिन यही आपने प्रत्यारी में या शेम में ऐसे गलत नक्षत्रों का चयन करके आपने काम की शुरुआत करी, तो कई बार वो काम बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सही मुहूर्त और सही समय निकालना होता है। अब आपने जैसा कहा कि आज के कर्मा, तो सच में आप अपने कर्मों को, अपने नक्षत्रों को, अपने ग्रहों को बदल सकते हैं, लेकिन राइट टाइम पर राइट व्यक्ति से आपको राइट सलाह मिले तब। अच्छा, मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी कुंडली ही नहीं है, उसको अपना नक्षत्र भी नहीं पता है, जो हमारे कॉमन कई ऐसे दर्शक होंगे, तो किन संकेतों के जरिए जान सके कि ये जो उनकी ज़िंदगी में घटनाएं घट रही हैं, तो ये उनके कुछ नक्षत्रों का जिम्मेदार है? कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन चीजें लास्ट मोमेंट पे आके आपकी अटक रही हैं। जैसा मैंने कहा कि शादी तय भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन नक्षत्र खराब था, नक्षत्र सूटेबल नहीं था, तो चीजें नहीं हुई। तो उसके अंदर आपको ना कुछ नोटिस करनी होंगी चीजें, कि ये एक पैटर्न होता है, क्योंकि हर समय, हर 27 दिन के अंदर नक्षत्र आपका जो है वो चेंज होता जा रहा है। यही आपसे कहा जाता है कि 27 दिन के बाद ही ये पूजा होगी, जब ये नक्षत्र आएगा रिपीटेशन में, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, वो उसी के अनुसार चलेंगे। जो चीजें आपके साथ हो रही है ना, आप एक पैटर्न देखना, आप नोटिस करना, चार्ट बनाना 1 महीने का या 2 महीने का। जब जब या तो वो सेम नक्षत्र में उस टाइम पीरियड को निकाल के देखना, तब वो चीजें आपको सेम नक्षत्र में रिपीट होंगी। जैसे कि अगर आपको बार बार मानहानि हो रही है, या कोई आपको कोई बात सुना के जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर नक्षत्र का आपसे जुड़ाव होगा। या फिर उस नक्षत्र के देवता, जो कि हर 9 डेज में चेंज हो रहा है, तो या वो 9 डेज के अंदर वो रिपीटेशन होगा, तब भी वो चीजें देखी जा सकती हैं। और अक्सर जो नक्षत्रों का प्रभाव देखा जाता है, व्यक्ति की बाहरी आभास से भी वो चीजों को पता चलता है कि अब इसके नक्षत्र में ये चीजें होंगी। जैसे नक्षत्र में ना ये देख के पता लगता है कि कुछ लोगों को ना बेवजह एडवाइस देने की आदत होती है, ठीक है। जब उनके नक्षत्रों से ये देखा जाता है ना, ये अच्छे एडवाइजर बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है इनकी एडवाइस इन्हीं के लिए नुकसानदायक हो जाती है। आपने किसी को एडवाइस दी, सामने वाले ने उस एडवाइस को तो फॉलो कर लिया, लेकिन आपका श्रेय वो खा गया। कैसे? कैसे? उसने अपने नाम से आपकी फाइल को सबमिट कर दिया। ओके। तो इसका मतलब आपका नक्षत्र खराब है। आप पर्टिकुलर उस डेट पे, उस टाइम पे जाके देख लेना। ये पैटर्न 2 महीने 3 महीने नहीं, तो आप महीने के अंदर ही, जब उस ग्रह का वो सेम नक्षत्र आ रहा हो, तब भी देख लेना, क्योंकि 1 के बाद में फिर 9वां नक्षत्र सेम उसी का आएगा, 1, 9 और फिर। एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कई लोगों के रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, कई लोगों के बहुत अच्छे बन जाते हैं, जो रैंडम, कई के रिश्ते बहुत 18 साल 12 साल 9 साल होते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। तो क्या जो रिश्ते लॉन्ग टर्म होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं क्या, और कुछ नक्षत्र भी उनके जिम्मेदार होते हैं? देखिए, उस समय पर्टिकुलर ग्रह डिपेंड करेंगे, नक्षत्र तो है ही। अब आप देखेंगे ना कि जब कुंडली मिलान किया जाता है ना, बेसिकली उसके अंदर नक्षत्रों का मिलान होता है। नाड़ी दोष जो निकलता है वो नक्षत्रों से निकलता है। आपके कौन से गण हैं, ये आपका नक्षत्र तैयार करके दे रहा है आपको। आपके गण मानव के हैं, आपके गण
सर्प के हैं, अश्व के हैं, तो ये सब क्योंकि हर एक नक्षत्र का उसके अंदर आप नक्षत्रों की गणना करेंगे तो पढ़ेंगे तो उसके अंदर योनि आएगी कि आपका किस योनि में जन्म हुआ है। अब आप जो हैं वो सर्प योनि के हैं, सामने वाले की योनि ऐसी आ रही है जो आपके लिए बिल्कुल खतरनाक है। या फिर मैं एक छोटा उदाहरण लेती हूँ कि पत्नी जो है वो राक्षस योनि की है और जो पति है वो मानव या देवता योनि का है, तो क्या होगा, हमेशा क्लैशेस होते रहेंगे, वो हावी होने की कोशिश करेगी, एक दूसरे को दबाने के ही चक्कर में हमेशा जो है वो द्वंद्व चलता रहेगा। ठीक है, नाड़ी भी देखी जाती है, प्लस स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है नक्षत्रों के अनुसार। एक व्यक्ति का कई बार ऐसा होता है कि आज तो वो नक्षत्र नहीं चल रहे, वो ग्रह नहीं चल रहे, लेकिन 15-20 साल के बाद जो वो ग्रह दशा आ रही है और उसी का नक्षत्र आपका खराब है, राइट, आपकी जन्म कुंडली में वही नक्षत्र आपका खराब है और उसी की उस समय ग्रह दशा आ गई देवता की, तब भी क्लैशेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एक बच्चे के जन्म में माता और पिता दोनों का मिलन होता है। चाइनीज कैलेंडर के अनुसार आपने देखा होगा कि वो लोग चेक करते हैं कि कब हमें कंसीव करना है, कौन सा टाइम देखा जाएगा। ऐसे ही मैं कहूँ कि भारतीय सभ्यता में या फिर हमारे हिंदू धर्म में भी नक्षत्र बहुत ज़्यादा ये तय करते हैं कि आने वाली संतान कैसी होगी और कब होगी, कब उसकी संरचना होगी। रिश्तों के साथ साथ आने वाली जनरेशन भी नक्षत्रों पर निर्धारित करती है। आपस में बहुत सारे लोग कुंडली मिलान कर लेते हैं, जी ठीक है इतने गुण मिल गए, लेकिन ना तो ग्रह मिल रहे उसके क्यों और ना आने वाली दशा, क्योंकि उसके नक्षत्रों ने ही तो उसकी आने वाली दशा तय करनी है। आप एक चीज समझिए, आज सबके पास, आज एक व्यक्ति के पास बहुत अच्छा पैसा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आज उसकी कुंडली में मैं ये कहती हूँ कि गुरु भी चल रहा है, महादशा में अंतरदशा में चल रहा है चंद्रमा, उसका गज केसरी योग बना हुआ है, पैसा बहुत अच्छे से आ रहा है, यकायक उस व्यक्ति का विवाह होता है और विवाह के बाद में उसके लाइफ पार्टनर के नक्षत्र भी उसके साथ में अटैच हो जाते हैं, क्योंकि नक्षत्र जो मिल रहे हैं वो दो लोगों का मिलन करके तभी तो गुण मिलान करा आपने, तो नक्षत्र अटैच हो गए, 7th हाउस के नक्षत्र उससे मैच हो रहे होंगे कहीं ना कहीं या मिसमैच हो रहे होंगे, तभी ये प्रॉब्लम आएगी। तो जैसे ही विवाह हुआ उसके बाद में उसके नक्षत्रों के अनुसार उसकी ग्रह थी दशा खराब। अब लड़की वालों के ऊपर क्या ब्लेम आया कि जब से इस लड़की के साथ में मैरिज हुई है हमारे यहाँ ये दिक्कत आ गई। भाई उसके नक्षत्रों के अनुसार उसकी ग्रह दशा भी तो चेंज हुई है, और जो नक्षत्र वो कन्या लेकर आई है या वो जीव के उस वर के हैं नक्षत्र, क्या उन नक्षत्रों का मिलान होता है? हम कई बार गुण तो मिला लेते हैं पर ये चीजें छोड़ देते हैं। ये चीजें ग्रह का मिलान कोई नहीं करता, सिर्फ क्या देख लिया, इसका मंगल अच्छा है, इसका मंगल अच्छा है या नहीं है। जब एक कुंडली मिलाई जाती है तो नक्षत्र भी देखे जाते हैं, ग्रह भी देखे जाते हैं, आने वाली दशा महादशा भी देखी जाती है कि भैया इसकी आने वाली दशा में कोई मेजर हेल्थ का इशू तो नहीं बन रहा, क्या कोई 7.5 तो नहीं शुरू होने वाली, क्या कोई पैसे का भाव तो नहीं है। ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन यहीं पर उसी के ग्रह और नक्षत्र ये भी बताएंगे कि उसके पेरेंटल स्थिति कैसी है। लड़की के नक्षत्र उसकी माता के नक्षत्रों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, घर में आपस में डिस्प्यूट्स तो नहीं हो जाएंगे। एक लड़के के साथ पत्री लोग मिला लेते हैं कि सिर्फ उसके साथ देखा, लेकिन भाई विवाह जब आप करने जा रहे हो तो दो परिवारों का मिलन है। साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि लड़की के ससुराल पक्ष के साथ में कैसे रिश्ते रहने वाले हैं, लड़की की या लड़के की इंटरेक्शन जो रहेगी, लड़का पूरा माता की तरह ही माता पिता की तरफ ही इन्फ्लुएंस में रहेगा या अपनी पत्नी की तरफ भी उसका इन्फ्लुएंस रहेगा या नहीं रहेगा, या उसके 7th हाउस 7th लॉर्ड 7th हाउस के जो नक्षत्र हैं उसके देवताओं के साथ उसका कैसा कनेक्शन बन रहा है। शादी तो कर ली, बहुत सारी लड़कियों की कंप्लेंट होती है जी पैसा भी है सब कुछ है, लेकिन वो मेरे से ज्यादा ना घर वालों की परवाह करता है, मुझसे कुछ पूछता भी नहीं है, मेरी ये है मर्जी। समस्या आजकल लोगों, ये समस्या है ना, तो ये चीज उससे देखनी पड़ती है आपकी हॉरोस्कोप से।
कई लड़कियां कहते हैं ना कि मम्माज बॉय है, मम्मी की मम्माज सुनते बॉय है। हैं। वो पत्री देख के पता चल जाता है कि लड़के की चंद्रमा का नक्षत्र या लड़के का जो चंद्रमा है वो कौन से नक्षत्र में है, और उसके 7th हाउस का कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह है जो उसकी लड़के के लिए 7th हाउस उसका शुक्र ये निर्धारित करेगा, और उन दोनों का नक्षत्र कि कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र में है। तो वो भी तो चेक करना पड़ेगा ना आपको। आप केवल एक चीज को देखकर मिलान नहीं कर सकते। आपके कुंडली के अंदर 27, जब 9 ग्रह घूम रहे हैं ना, तो 27 नक्षत्र भी घूम रहे हैं। अगर आपके 5th हाउस में पुनर्वसु आ गया और उस टाइम आपकी पढ़ाई किसी उसकी चल रही है, तो वो क्या करेगा, आपकी पढ़ाई को 3 बार करा देगा। आपको एक ही एग्जाम 3 बार देना पड़ेगा, बिकॉज दैट नक्षत्र गिव्स अ रिपीटेशन। मैंने एंट्रेंस के लिए 1 बार दिया, दूसरी बार लिया, तीसरी बार में जाके मैं सक्सेस हुआ। भाई देख लो उसका विवाह का नक्षत्र कहीं पुनर्वसु में तो नहीं है, दोबारा मैरिज तो नहीं टूटनी, दोबारा मैरिज तो नहीं होनी, रिश्ता तो नहीं होना। यही 5th हाउस प्रेम का भी है, तो भाई 3 बार ब्रेकअप होगा, तीसरी बार में जाके सेट होगा मामला। ये नक्षत्र बताते हैं। एक IVF कराने जा रहे हैं ना आप, तो मेल का और फीमेल के दोनों के नक्षत्रों का मिलान करके आप ये बता सकते हैं कि ये IVF कौन से नक्षत्र में करना चाहिए, जो फेल होगा या पास होगा। मेल और फीमेल के, जिसे हम बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट कहते हैं, नक्षत्रों को मिलाकर ये बताया जा सकता है कि इसके नक्षत्र से मेल के अंदर प्रॉब्लम है या फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है जो कंसीव नहीं हो रहा। सारा खेल तो नक्षत्रों का ही है। सारा खेल नक्षत्रों का है, क्योंकि देखो अगर कुंडली का जो बेस है, पैदा होते ही क्या मिला आपको, नाम मिलने का कारण, ग्रह मिलने का कारण भी तो वो नक्षत्र ही है, पर्टिकुलर नक्षत्र। क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो आपके लिए कारगर है। आपकी जॉब के घर के अंदर यानी कि 10th हाउस में कौन सा नक्षत्र बैठा है, कितनी बार जॉब चेंज कराएगा, फिर उसके साथ में नक्षत्र के साथ में आपकी दशा भी देखनी पड़ेगी कि भाई ये दशा फेवरेबल है या नहीं है। आपने देखा होगा कि बच्चे कई बार पढ़ाई तो चलो कर ली, हमने BA कर लिया, लेकिन बाद में वो जॉब कुछ और कर रहे हैं। हाँ, या डॉक्टरी करके भी फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे हुए हैं। क्यों? उस समय उसका वो नक्षत्र पावर, उस समय उसका वो ग्रह पावरफुल था, लेकिन उसका कर्म का नक्षत्र तो उसे कुछ और बना रहा है ना। एक चीज़ है मेरे मन में, मेरा पर्सनल सवाल है, अगर मान लीजिए कि मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं पर जिस पार्टनर से मेरी शादी हो रही है उसके कुछ कर्म अच्छे नहीं हैं, तो क्या शादी होने के बाद उसके कर्म मेरे कर्म को इन्फ्लुएंस करेंगे या फिर मेरा कर्म उसके कर्म को इन्फ्लुएंस देखिए, जो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि पत्नी को ऑटोमेटिकली पति का आधा मिल जाता है। पत्नी अपनी स्वेच्छा से उसे आधा ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन वो स्वयं उसका भागीदार नहीं बन सकता। आपके जो कर्म है वो तो आपके पास ही रहेंगे, लेकिन हाँ, आप अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं और आपके कर्म और आपके ग्रह मजबूत हैं, तो ऐसे एक नहीं अनेक लोग देखे हैं मैंने अपनी प्रैक्टिस में, जिनके आने के बाद में 360 डिग्री चेंज हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा संग वैसा रंग। कई बार ऐसा होता है, देखिए चलिए अब इसको भी हम ग्रहों के हिसाब से बताते हैं कि अगर किसी का 7th हाउस का जो स्वामी है वो जाके विवाह के स्थान, भाग्य के स्थान में बैठ गया, तो हम क्या कहेंगे, भाई इसका जिससे विवाह होगा उसके बाद में इसकी भाग्य की उन्नति शुरू हो जाएगी। हाँ। हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? क्योंकि जो पार्टनर उसकी लाइफ में आ रहा है ना, वो उसका भाग्य बनाने के लिए आ रहा है। उसके कर्मास आपके साथ अटैच हो गए, कहीं ना कहीं वो आपके कर्म में आपका आधा भागीदार बन गया। अगर कोई स्त्री पूजा कर रही है तो अपने पति के साथ में उसका नाम, उसका गोत्र लेकर सारे संस्करण कर रही है, तो ऑटोमेटिकली कि ना सिर्फ उसने अपने आप को बल्कि उसके पूरे कुल को तारा है एक सत्कर्म के लिए। यहीं पर अगर कोई मेल कार्य कर रहा है तो भाई तू कुछ वचन कर्म से दे मत दे, तेरा ऑटोमेटिकली आधा मुझे मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, अगर एक लाइफ पार्टनर सही रास्ते पर नहीं है तो दूसरे को उसको सही रास्ते पर लेकर आना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन और है,
जो हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे कि कई लोगों के इष्ट देव जो होते हैं, नक्षत्रों के हिसाब से पूछना चाहती हूँ, वो कुछ और होते हैं बट उनका खिंचाव किसी और की तरफ हो जाता है। तो क्या कहता है, नक्षत्रों के लिए होता है या फिर इनका कुछ और कनेक्शन होता है? देखिए, अगर हम बात करें ये सब कि आप पहले किसी और की पूजा कर रहे हो फिर किसी और को पूछने लगे हो, तो आपका एक जीवन नहीं है जो आप मानव जीवन में लेकर आए हैं। अलग अलग नक्षत्र, अलग अलग ग्रह जो हैं, वो पिछले कई जन्मों का बैंक बैलेंस या संचय है कर्मों का, जो आज आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। जैसे ही उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा आती है, वो आपका झुकाव जो आपकी पास्ट लाइफ में जर्नी रह गई उस देवता को लेकर, उसकी तरफ कर देती है। सपोज बहुत सारे लोग हैं कहते हैं मेरी तो राहु की दशा चल रही है, लोगों को बिगड़ना चाहिए, राहु भ्रमित करता है। मैं ये कहती हूँ कि अगर राहु की दशा आ रही है, आप भैरव साधना कर लीजिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। आपकी गुरु की महादशा आ रही है, आप भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दीजिए, इमीडिएटली चेंजेस होते हैं। लोग कहते हैं ना यार ये कुछ कर ही नहीं पा रहा है, इसकी राहु की दशा चल रही है, इसकी शनि की दशा चल रही है। मैं कहती हूँ शनि की कैसी भी खराब दशा चल रही है, आप शिव जी की आराधना करना शुरू कर दीजिए ना, आपके रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाए। आप कुछ मत कीजिए, शनि की अगर 7.5 शनि किसी भी परिस्थिति में खराब है, माँ की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, माँ तुल्य लोगों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, बुजुर्गों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, और सबसे बड़ी बात, अपनी लेबर को बहुत अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दीजिए जो आपके सहकर्मी हैं। फिर देखिए शनि आपको कैसे फल देता है। झूठ को छोड़ दीजिए, क्योंकि शनि क्या है, कर्मों के फल हैं। ऐसे ही जैसे आपने कहा कि कल किसी और देवता की पूजा कर रही थी, आज किसी और देवता की, जैसे ही मेरी लाइफ में दशा चेंज हुई, मेरा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो गया। शुक्र की महादशा आई, भाई क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, तो कहाँ ध्यान गया, मैंने तो लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। प्लेनेट ने चेंज कर दिया आपको। हाँ, अब प्लेनेट आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन आपका यहाँ पर ये सार होना चाहिए कि मैं अगर माँ पार्वती की पूजा कर रही हूँ ना, तो उसी में मुझे लक्ष्मी जी दिखाई दे रही हैं। नजरिया तब आप जाकर अपने इष्ट को पकड़ पाएंगे। ग्रह दशा डाइवर्ट कर सकती है, लेकिन अगर नींव पक्की होगी, आपका सही मेंटर होगा, आपका सही मार्गदर्शन होगा, तो दिक्कत नहीं आएगी। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम सभी इंसान जानना चाहते हैं और आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या हम दोबारा जन्म लेंगे या नहीं इस धरती पर, ये क्या हम नक्षत्रों से जान सकते हैं? हाँ, काफी हद तक पता लग सकता है, क्योंकि हर नक्षत्र हमें ये दर्शाता है कि आपने क्या करना है आगे। बट अगर हम बात करें रेवती नक्षत्र की, विच इज 27th नक्षत्र और लास्ट नक्षत्र है, जिसके देवता पूषा देवता को मानते हैं, और ये पोषण करना जानते हैं, यानी कि नरिश करना जानते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का इस नक्षत्र में बर्थ होता है, तो वो लोगों को नरिश करने के लिए आता है, सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए आता है। साथ ही साथ इन लोगों के साथ में एक और खूबी होती है कि ये अपने एंसेस्टर्स को भी तार देते हैं, यानी कि ये अपना तो मोक्ष करते ही करते हैं, साथ में इनके साथ इनके एंसेस्टर्स का भी मोक्ष होता है। इन लोगों के साथ एक बहुत खूबी होती है, ये जब भी मतलब इनका जन्म के बाद ये जब भी कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं ना, तो उस समय भी इनके साथ एक ऐसी प्रोटेक्शन पावर होती है कि जो इनको अकेला महसूस नहीं होने देती है। अगर हम कहें तो एक डिवाइन एनर्जी ये अपने साथ लेकर आते हैं। और रेवती नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म तभी होता है जब वो अपने पिछले बही खाते बहुत ज्यादा कंप्लीट कर चुका होता है। अगर हम देखें तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर वर्क, कंप्लीशन ऑफ योर जर्नी। तो ऐसे लोग ना केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों को बहुत अच्छा करके जाते हैं, लेकिन इनकी एक खूबी भी बहुत होती है। ये ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ये ना आपसे एक्स्ट्रा लेंगे ना आपको एक्स्ट्रा देंगे,
क्यों आप कहेंगे कि अगर मोक्ष पाना है तो फिर तो सब कुछ, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैंने एक्स्ट्रा दे भी दिया ना, देन आई नीड टू कम अगेन टू गेट इट। तो ऐसे लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस डिवाइन एनर्जी से ब्लेस होते हैं उसका प्रभाव इनके आसपास के लोगों पे, इनके आसपास के वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इनके पास एक दिव्य शक्ति होती है जिसमें ये किसी भी चीज का पहले से आभास कर लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इनके एंसेस्टर्स खुद इनको कॉल करते हैं, चाहे वो सपनों के माध्यम से हो, चाहे वो वैसे हो। तो इनके पास डिवाइन एनर्जी से एक कनेक्शन बनाने के लिए एक सीधा रास्ता होता है, क्योंकि यहाँ पर आके ये कह देते हैं कि जो कुछ है यहाँ का यही एंड, नाउ आई वांट मोक्ष। वाओ। तो अगर रेवती में जन्म हुआ है तो बड़ा प्रकाश है, वाइट लाइट है, बहुत खूबसूरत है, और आप परिपूर्णता, परिपक्वता की उस जर्नी पे पहुंच गए हैं कि जहां आकर अब आपको किसी से कोई मतभेद नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, बस अब सिर्फ और सिर्फ एक गंतव्य है, परमपिता परमात्मा और मोक्ष। देखिए आज के इस पॉडकास्ट से और जो भी हमें बताया इन्होंने, इससे एक बात तो समझ में मुझे भी आती है कि कहीं ना आपके नक्षत्र ही आपकी ज़िंदगी में बड़ा परिवर्तन लेकर आते हैं। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं भी है तो आप इन संकेतों के ज़रिए जान सकते हैं कि आपका नक्षत्र आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या बताता है। और अगर आपके पास आपकी कुंडली है तो आप उन्हें देखिए और उनके उपाय करिए, और फिर भी कुछ सवाल हैं जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों को लेकर ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। आपका भी थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी।